कहानी जापान की एक ऐसी लड़की की है जिसने जिंदा रहते हुए भी 40 दिनों तक नर्क से भी बदतर जिंदगी को जिया। ये कहानी जापान की एक 17 साल की लड़की की है जिसका नाम था जुनको फुरुता, जिसके साथ ऐसी हैवानियत की गई कि जब इस केस की डिटेल को कोर्ट में पेश किया गया तो उसे सुनने के बाद एक आदमी वहीं कोर्ट रूम में ही बेहोश हो गया। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस कहानी को ना सुने, और खासकर बच्चे, क्योंकि हो सकता है कि ये कहानी आपको बेचैन कर दे। तो कहानी शुरू होती है जापान की राजधानी टोक्यो से। 23 जनवरी 1989 को जापान की पुलिस टोक्यो से कुछ किलोमीटर दूर आयासे नाम की एक जगह से दो लड़कों को एक 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए गिरफ्तार करते हैं। उनमें से एक का नाम हिरोशी मियानो और दूसरे का नाम जो ओगुरा था, और ये दोनों आपस में दोस्त थे। इसके बाद पुलिस इनकी कुंडली खंगालती है तो पता चलता है कि ये दोनों जापान के एक खतरनाक क्रिमिनल गैंग याकुजा के जूनियर मेंबर है और इनके ऊपर पहले से ही कई छोटे मोटे क्राइम के आरोप भी है। इसके बाद ये छानबीन ऐसे ही चलती रही और तकरीबन 2 महीने से भी ज्यादा बीत गए। 29 मार्च 1989 को जापान की पुलिस को इनके घर से एक महिला का अंडरवियर मिलता है, तो पुलिस अब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करने का फैसला करती है। इसके बाद पुलिस दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाकर पूछताछ शुरू करती है, मगर इन दोनों में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता। इसके बाद पुलिस को याद आता है कि आज से तकरीबन 4 महीने पहले आयासे में ही एक महिला और उसके 7 साल के बच्चे का मर्डर हो गया था, तो कहीं उस मर्डर में भी इन्हीं दोनों का हाथ तो नहीं है। इसलिए पुलिस अंधेरे में एक तीर मारती है और हिरोशी मियानो से कहती है कि हमें पता है कि तुमने किसी का मर्डर भी किया है। पुलिस की ये बात जैसे ही मियानो ने सुनी वो घबरा गया और उसे लगा कि शायद उसके दोस्त जो ओगुरा ने सब बता दिया है, जो कि दूसरे कमरे में था। पुलिस की ये ट्रिक काम कर गई और थोड़ी नानुकुर करने के बाद आखिरकार मियानो टूट गया और बोला कि हाँ, उसने एक मर्डर किया है। पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि पूछताछ तो वो एक बलात्कार के बारे में कर रही थी, मगर खुल गया एक मर्डर केस। उसके बाद पुलिस लाश के बारे में पूछती है तो मियानो वो जगह बता देता है जहां लाश को फेंका गया था। फिर पुलिस उसी दिन अपनी टीम के साथ टोक्यो में ही कोटो नाम की जगह पहुंचती है। ये जगह समुद्र के किनारे बसी हुई थी। इसके बाद पुलिस छानबीन शुरू करती है। थोड़ी देर बाद ही पुलिस को एक खाली जगह पर एक बड़ा सा ड्रम मिलता है जो कि सीमेंट और कंक्रीट से भरा हुआ था, और उस ड्रम में से अजीब सी स्मेल आ रही थी। उसके बाद पुलिस एक क्रेन मंगाती है और उस 305 किलोग्राम के ड्रम को उठाकर ले जाती है। फिर जब उस ड्रम में से कंक्रीट को तोड़कर हटाया गया तो उस ड्रम में से एक लड़की की लाश निकली। लाश जो थी वो बुरी तरह सड़ चुकी थी और उसका चेहरा पहचान पाना नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे मरे हुए 2 से 3 महीने बीत चुके हैं। फिर पुलिस उसके फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान ढूंढने की कोशिश करती है और जब लाश की पहचान सामने आती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है, क्योंकि वो लाश उस औरत की नहीं थी जिसके बारे में पुलिस ने मियानो से पूछताछ की थी, बल्कि वो लाश जुनको फुरुता की थी। मतलब कि पुलिस को अनजाने में ही एक ट्रिकी सवाल के जरिए जुनको फुरुता के बारे में पता चला। अगर पुलिस अंधेरे में ये तीर नहीं चलाती तो शायद ये केस कभी दुनिया वालों के सामने आता ही नहीं। खैर, इसके बाद पुलिस ने जुनको फुरुता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब इस केस के बारे में हिरोशी मियानो और जो ओगुरा से पूछताछ शुरू की, और फिर उन दोनों ने पूरी कहानी बयां की और कहानी कुछ इस तरह थी। जुनको फुरुता एक 17 साल की खूबसूरत लड़की जिसका जन्म 18 जनवरी 1971 को जापान के एक शहर मिसातो साइतामा में हुआ था। जुनको शुरू से ही पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी और वहीं मिसातो में ही याशियो मिनामी हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। जुनको फुरुता के अंदर शुरू से ही यह था कि पढ़ लिख कर कुछ करना है, इसलिए वो स्कूल में सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही ध्यान देती और पार्टी करने वाले या फिर नशा करने वाले बच्चों से दूर रहती। अपनी क्लास में वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, जिसकी वजह से वो उस स्कूल में काफी पॉपुलर थी। अक्टूबर 1988 से जुनको फुरुता स्कूल के बाद एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी थी। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में जुनको ने एक फुल टाइम जॉब भी एक्सेप्ट कर ली थी, जिसे वो अगले साल अप्रैल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद करने वाली थी। मगर उसकी यही सब खूबियां उसकी दुश्मन बन गई। जिस स्कूल में जुनको पढ़ती थी उसी स्कूल में हिरोशी मियानो भी पढ़ता था और वो मन ही मन जुनको फुरुता को चाहने लगा। एक दिन मियानो ने जुनको को डेट पर चलने के लिए प्रपोज किया, मगर जुनको को पता था कि मियानो किस टाइप का लड़का है, इसलिए उसने मियानो के इस प्रपोजल को साफ मना कर दिया। जुनको के इस इनकार की वजह से मियानो को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। स्कूल के सभी लोग ये जानते थे कि मियानो जो है वो याकुजा गैंग का मेंबर है, इसलिए सभी उससे डरते थे और घबराते थे
और कोई भी उसकी किसी भी बात को कभी मना नहीं करता था। मगर जुनको के इस इनकार ने उसके अंदर एक गुस्सा भर दिया और ये बात उसके दिल में बैठ गई। इसलिए उसने जुनको से बदला लेने की ठान ली, मगर उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। 25 नवंबर 1988 की एक शाम हिरोशी मियानो अपने एक दोस्त नोबुहारू मिनाटो के साथ मोपेड पर मिसातो साइटामा में घूम रहा था और उनका यही काम था कि अकेले में कोई मिले तो उसे डरा धमका के उसे पैसे लूटना या फिर कोई अकेली लड़की मिले तो उसका फायदा उठाना। वो दोनों अपने इसी शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। रात तकरीबन 8:30 बजे जुनको फुरुता अपना पार्ट टाइम जॉब करके साइकिल से वापस अपने घर जा रही थी और इत्तेफाक से मियानो अपने दोस्त के साथ मोपेड पर उसी इलाके में घूम रहा था जहां से जुनको अक्सर गुजरा करती थी। मियानो की नजर जुनको पर पड़ जाती है और वो जिस मौके की तलाश में था वो उसे मिल जाता है। इसके बाद मियानो के कहने पर उसका दोस्त नोबुहारू मिनातो भागकर जुनको के पास जाता है और उसे धक्का देकर साइकिल से गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। पीछे से मियानो उसकी मदद करने के बहाने उसके पास पहुंचता है और ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। फिर वो जुनको से कहता है कि रात का वक्त है और हो सकता है कि वो दोबारा भी तुम पर हमला करने की कोशिश करे, इसलिए चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। क्योंकि जुनको मियानो को जानती थी और वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए जुनको उस पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ चल देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद मियानो उसे एक खाली गोदाम में ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो जुनको को अपनी असलियत बताता है और कहता है कि जिसने तुम्हें साइकिल से धक्का दिया वो मेरा ही दोस्त था और हम दोनों याकुजा गैंग के मेंबर हैं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो और अगर तुमने शोर किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मियानो की ये बात सुनकर जुनको बहुत डर जाती है। इसके बाद वो जुनको के साथ बलात्कार करता है। फिर वो जुनको को लेकर बाहर आता है और रात करीब 9:50 पर वो वहाँ से एक टैक्सी लेकर पास के ही एक होटल में जाता है। होटल पहुँचने के बाद वो एक बार फिर से जुनको का बलात्कार करता है और जब उसका मन भर जाता है तो वो होटल के कमरे से ही नोबुहारू मिनाटो के घर फोन करता है, जहां उसके 2 और दोस्त जो ओगुरा और यसुशी वटनाबे भी मौजूद थे। और फिर जो उसने जुनको के साथ किया उसे बड़े ही शान से बताता है। मियानो की ये बात सुनने के बाद उसका एक दोस्त जो ओगुरा उससे कहता है कि अभी उसे छोड़ना मत, हम थोड़ी देर में आते हैं। इन सब में 25 नवंबर की वो तारीख बीत जाती है और रात 12 बजे के बाद 26 नवंबर 1988 की तारीख आ जाती है। 26 नवंबर की सुबह करीब 3 बजे के आसपास मियानो जुनको को लेकर एक पार्क में पहुंचता है, जहां पर पहले से ही उसके तीनों दोस्त जो ओगुरा, नोबुहारू मिनाटो और यसुशी वटनाबे उसका इंतजार कर रहे थे। जब जुनको वहां पहुंची तो उन्होंने उसकी स्कूल की नोटबुक में से उसके घर का एड्रेस निकाल लिया और फिर उसे डराया धमकाया और कहा कि हमें पता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और भागने की कोशिश की तो हमारे गैंग के मेंबर तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालेंगे। ये बात सुनकर जुनको उन चारों लड़कों के आगे और बेबस हो गई। इसके बाद वो चारों उसे लेकर आयासे डिस्ट्रिक्ट के एक घर में पहुंचे और वहां ले जाकर उन चारों ने जुनको के साथ गैंग रेप किया। वो घर दरअसल नोबुहारू मिनाटो का ही था, जहां वो अपने माँ बाप के साथ रहता था, मगर उसके माँ बाप काम की वजह से ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, बस कभी कभार घर आते थे। इधर जुनको के माँ बाप परेशान थे कि अभी तक वो वापस घर क्यों नहीं लौटी। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला और इन्हीं सब में 26 नवंबर की भी तारीख बीत गई मगर जुनको वापस नहीं आई। 27 नवंबर 1988 को जुनको के माँ बाप पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और फिर पुलिस ने जुनको को ढूंढना शुरू किया। उधर मियानो और उसके दोस्तों को जैसे ही पता चला कि पुलिस वाले जुनको को ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने डरा धमकाकर जबरदस्ती जुनको से उसके घर फोन करवाया और बुलवाया कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर आई हुई है और बिल्कुल ठीक है और सुरक्षित है, इसलिए वो पुलिस कंप्लेंट वापस ले ले। जुनको की ये बात सुनकर उसके माँ बाप को भी तसल्ली हुई कि चलो हमारी बेटी ठीक है, इसलिए उन्होंने वो पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली। अब मियानो और उसके दोस्तों को खुली छूट मिल गई और मिनाटो का वो घर जिसमें उन्होंने जुनको को रखा था वो घर अब उनकी अय्याशी का अड्डा बन गया। इस घर में अब मियानो के दोस्तों और याकुजा गैंग के मेंबरों का आना जाना शुरू हो गया। जब तब जो मर्जी आता और जुनको के साथ बलात्कार करता। जब मिनाटो के माँ बाप घर पर होते तो वो जुनको को मिनाटो की गर्लफ्रेंड की तरह पेश आने के लिए फोर्स करते। डरी सहमी जुनको भी वही करती जो उसे करने के लिए कहा जाता। मगर कुछ वक्त के बाद ही मिनाटो के माँ बाप को ये पता चल गया कि यहाँ चल क्या रहा है।
बावजूद इसके उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मियानो याकुजा गैंग से जुड़ा है और दूसरा कि उनका खुद का बेटा मिनाटो भी इस जुर्म में शामिल था। इसलिए उन्होंने पुलिस के पास जाने की बजाय चुप रहना चुना और फिर धीरे धीरे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाटक भी खत्म हो गया। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे जुनको के ऊपर जुर्म बढ़ता ही जा रहा था। 7 दिन बीत गए और शुरुआत के 7 दिनों में ही जुनको के साथ 100 से भी ज्यादा बार बलात्कार हो चुका था। ना तो वो लोग उसे ढंग का खाना देते थे और ना ही पानी। उसे पूरे दिन नंगा रखा जाता और याकुजा गैंग के जितने भी मेंबर आते उसे उनके सामने ऐसे ही लाया जाता, फिर नचवाया जाता और फिर गैंग रेप किया जाता। उसे बुरी तरह पीटा जाता, जबरदस्ती बहुत सारी दारू पिलाई जाती, एक साथ 2-2, 3-3 सिगरेट पिलाई जाती। दिसंबर की जमा देने वाली ठंड में भी उसे बिना कपड़ों के ही बालकनी में सुलाया जाता। मगर इन सब अत्याचारों को करने के बावजूद भी उन्होंने जुनको को नहीं छोड़ा। इसी बीच 9वें दिन एक बार जुनको किसी तरह फोन के पास पहुंच जाती है और पुलिस को कॉल लगा देती है। कॉल लग भी जाती है, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलती मियानो वहां पहुंच जाता है और कॉल को काट देता है। इसके बाद पुलिस का कॉल बैक भी आता है तो मियानो फोन उठाकर बोलता है कि वो कॉल गलती से लग गया था और फिर फोन को रख देता है। जुनको के ऐसे फोन करने से मियानो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बुरी तरह पीटता है, मगर उसका मन नहीं भरता। तो वो सिगरेट जलाने वाले लाइटर का तेल उसके पैरों पर डालता है और थोड़ा थोड़ा करके उसके पैरों को जला देता है ताकि वो वहीं रहे और वहां से भागने की कोशिश ना करे। इसके बाद आता है 16वां दिन। 16वें दिन मिनाटो के घर पर 2 लड़के आते हैं, वो भी जुनको का रेप करते हैं। मगर उनमें से एक लड़का वहां से जाने के बाद ये बात अपने भाई को बता देता है और उसका भाई ये बात अपने माँ बाप को बता देता है। जब उसके माँ बाप ये बात सुनते हैं तो वो इसकी कंप्लेंट पुलिस में कर देते हैं। उनकी इस कंप्लेंट पर 2 पुलिस वाले मिनाटो के घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, पर इत्तेफाक से उस दिन मिनाटो के माँ बाप वहीं मौजूद थे और जब पुलिस इस बारे में पूछताछ करती है तो वो साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं है। उनकी ये बात सुनकर पुलिस वालों को भी तसल्ली हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगर उस दिन पुलिस वालों ने मिनाटो के माँ बाप की नहीं सुनी होती और घर की तलाशी ले ली होती तो शायद उस दिन जुनको फुरुता के ऊपर हो रहे जुल्मों का अंत हो जाता, मगर अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं। ये सारी चीजें होती रही, दिन बीतता रहा, मगर जुनको के ऊपर हो रहे जुल्म कम नहीं हुए। एक एक दिन में उसके साथ कई बार बलात्कार किया जाता। कभी कभी तो उसके साथ एक दिन में ही 12 अलग अलग लोग बलात्कार करते। पूरे दिन उसे पीटा जाता। वो जुनको के दोनों हाथ बांधकर ऊपर छत से बांध देते और उसके शरीर पर पंचिंग बैग की तरह घूंसे बरसाते और तब तक मारते जब तक कि उसके मुंह से खून नहीं आ जाता, जिसकी वजह से जुनको के नाक में इतना खून जम गया था कि वो नाक से सांस तक नहीं ले पा रही थी और मुंह से सांस लेती थी। वो चारों सिगरेट पीने के बाद जुनको के शरीर और उसके प्राइवेट पार्ट से रगड़कर अपनी सिगरेट बुझाते। वो मोमबत्ती जलाकर उसकी गर्म मोम जुनको के पूरे शरीर पर गिराते और तब तक गिराते जब तक मोमबत्ती की आखिरी बूंद उसके शरीर पर नहीं गिर जाती। उन्होंने लाइटर से जुनको की आंखों की पलकों तक को जला दिया था। उसे जबरदस्ती कॉकरोच खिलाया जाता, उसे उसी का खुद का पेशाब पीने के लिए मजबूर किया जाता। इसके अलावा उन्होंने जुनको के लेफ्ट ब्रेस्ट के कुछ पार्ट को भी काट दिया था। उसके पूरे बदन पर सुई चुभाई जाती, मगर इसके बाद भी उनका वहशीपन कम नहीं हुआ और वो जुनको के प्राइवेट पार्ट में कभी लोहे की रॉड घुसाते, कभी बोतल घुसाते तो कभी कैंची। एक बार तो उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट में जलता हुआ गर्म बल्ब तक घुसा दिया। मतलब कोई इंसान ऐसी हवानियत कैसे कर सकता है? ऐसा सोचकर ही पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। पता नहीं जुनको ने ये सब कैसे सहा होगा। मुझे तो लगता है कि वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं थे। शायद ही जुनको के जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा होगा जो जख्मी ना हुआ हो। 30वां दिन आते आते जुनको की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे बाथरूम जाने के लिए भी जमीन पर रेंग कर जाना पड़ता था, जिसमें कभी कभी तो 1-1 घंटा लग जाता था। अब तक करीब 100 लोग अलग अलग वक्त में 400 से भी ज्यादा बार उसका बलात्कार कर चुके थे। लगातार टॉर्चर की वजह से जुनको के ब्लैडर ने भी कंट्रोल खो दिया था, इसलिए कई बार उसके बाथरूम में पहुंचने से पहले ही उसका पेशाब निकल जाता। उसके शरीर ने खाना पचाना तक बंद कर दिया था। अगर वो पानी भी पीती तो उल्टी कर देती और इसके लिए भी उसे पीटा जाता कि उसने उल्टी क्यों की। कई बार जुनको ने उनसे अपनी मौत की भीख तक मांगी, मगर उन दरिंदों ने उसे मौत भी नहीं दी। वक्त बीतने के साथ साथ जुनको के शरीर पर जो जख्म थे उनमें पस बनने लगा और उसके शरीर से बदबू आने लगी, जिसकी वजह से उन चारों का इंटरेस्ट उससे हटने लगा। मगर उन्हें अपनी हवस मिटाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। तो वो चारों 27 दिसंबर 1988 की रात
जुनको को मिनाटो के घर में ही छोड़कर बाहर निकलते हैं और रात करीब 2:30 बजे के आसपास एक 19 साल की लड़की का किडनैप कर उसे चाकू से डरा धमकाकर होटल ले जाते हैं। फिर उसके साथ भी गैंग रेप करते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो वो उसे छोड़ देते हैं। और ये वही लड़की थी जिसका रेप करने के इल्जाम में बाद में मियानो और उसके एक दोस्त को पकड़ा गया था, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। खैर, इसके बाद 1988 का वो साल बीत जाता है और 1989 का नया साल आ जाता है। मियानो और उसके दोस्त नया साल मना रहे थे और इधर जुनको अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। 4 जनवरी 1989 को मियानो महाजोंग सॉलिटेयर के एक गेम में बहुत सारे पैसे हार जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में था। उसके बाद वो मिनाटो के घर पहुंचता है और अपनी इस हार का गुस्सा वो जुनको पर उतारने लगता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। उसके बाद वो सभी मिलकर एक बार फिर से जुनको के ऊपर लात और घूंसे बरसा रहे थे। जुनको का पूरा चेहरा सूजा पड़ा था, फिर भी वो दरिंदे उसके चेहरे पर मोमबत्ती की गर्म मोम गिरा रहे थे। उसके बाद जुनको को सीधा जमीन पर लिटा दिया गया और जो लोहे का डंबल होता है उसे ऊपर से सीधा कभी उसके पेट पर, कभी पैर पर, तो कभी हाथों पर गिराने लगे। इसके बाद मियानो थोड़ा थोड़ा करके उसके पूरे शरीर पर लाइटर का तेल डालकर उसे किश्तों में जला रहा था। उस रात तकरीबन 2 घंटों तक उन चारों ने जुनको के साथ ये दरिंदगी की। शुरुआत में तो जुनको ने इन हमलों से अपने आप को बचाने की कोशिश की, मगर थोड़ी देर बाद ही उसने भी रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। एक तरह से वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। ये सब करने के बाद वो चारों जुनको को वहीं छोड़कर चले गए, मगर उस रात मियानो ने जो लाइटर का तेल होता है वो कुछ ज्यादा ही डाल दिया था और लगातार 2 घंटे तक चले इस टॉर्चर को जुनको झेल नहीं पाई। और 40 दिनों के इस नर्क को झेलने के बाद 4 जनवरी 1989 की उस रात जुनको की मौत हो गई। और मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ कि उस रात उसकी मौत हो गई, वरना ना मालूम और कितने दिन जुनको के दरिंदगी झेलनी पड़ती। अगले दिन जब वो चारों दरिंदे याकुजा गैंग के साथ घूम रहे थे तो मिनाटो का भाई जो घर पर ही था और उसे भी जुनको के बारे में सब पता था, उसने कॉल करके उन चारों को बताया कि जुनको कल से ऐसे ही पड़ी हुई है और लगता है कि शायद वो मर गई। ये खबर सुनते ही वो चारों भागे भागे मिनाटो के घर पहुंचते हैं और फिर चेक करने पर पता चलता है कि जुनको की मौत हो चुकी है। उसके बाद वो चारों मिलकर जुनको की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। फिर वो चारों मिलकर बॉडी को 2 कंबल में लपेटते हैं और एक बड़े से बैग में रखकर उसके चारों तरफ टेप लगा देते हैं। इसके बाद वो एक बड़ा सा 55 गैलन का तेल का खाली ड्रम लाते हैं और उस बैग को जिसमें जुनको की लाश थी उसे उस ड्रम में डाल देते हैं। उसके बाद वो उस ड्रम को कंक्रीट और सीमेंट के गीले मसाले से भर देते हैं। रात 8 बजे के करीब वो उस ड्रम को एक ट्रक में लोड करते हैं और उस ड्रम को लेकर कोटो टोक्यो की तरफ चल देते हैं। कोटो जो है वो जापान में एक समुद्री इलाका है और उनका प्लान ये था कि वो इस ड्रम को समुद्र में डाल देंगे, मगर समुद्र के करीब पहुंचने से थोड़ा पहले ही उन्हें एक खाली और सुनसान जगह मिलती है, तो वो उस ड्रम को वहीं फेंक कर वहां से निकल जाते हैं। और इसके आगे की कहानी आपको मालूम ही है। जब जुनको फुरुता की ये कहानी पुलिस के सामने आती है तो पूरा पुलिस महकमा हिल जाता है। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। हिरोशी मियानो और जो ओगुरा की इस गवाही के बाद इनके बाकी के 2 दोस्त नोबुहारो मिनाटो और यसुशी वटनाबे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मगर यहाँ एक अफसोसजनक बात ये थी कि ये चारों ही नाबालिग थे, तो पुलिस इनकी पहचान दुनिया वालों के सामने नहीं रख सकती थी और ना ही इन्हें मैक्सिमम सजा या फांसी दी जा सकती थी। इसलिए इन्हें जब कोर्ट में पेश किया गया तो इन्हें इनके असली नाम से नहीं बल्कि A, B, C और D के नाम से पेश किया गया। और क्योंकि जुनको फुरुता की जो बॉडी थी वो एक ड्रम में मिली थी जो सीमेंट और कंक्रीट में जमी हुई थी, इसलिए इस केस को जो नाम दिया गया वो था कंक्रीट एनकेस्ड हाई स्कूल गर्ल मर्डर केस। मगर जब जुनको फुरुता की ये कहानी शुकान बुनशुन मैगजीन के एक पत्रकार ने सुनी तो उन्होंने सीधे इन चारों का नाम अपनी मैगजीन के फ्रंट पेज पर छाप दिया और कहा कि इन चारों दरिंदों ने जो भी जुनको के साथ किया वो किसी हैवानियत से कम नहीं था, इसलिए इन्हें किसी भी ह्यूमन राइट्स का कोई अधिकार नहीं है, चाहे हमारा कानून कुछ भी कहे। इसके बाद जब यह कहानी पूरे जापान और पूरी दुनिया के सामने आई तो सभी दंग रह गए। कहानी ही ऐसी थी कि जिसने भी सुना वो रो पड़ा। जुनको फुरुता के ऊपर हुए इस जुर्म की कहानी जब जुनको की माँ ने सुनी तो उनकी भी दिमागी हालत बिगड़ गई और उन्हें साइकेट्रिस्ट का सहारा लेना पड़ा। जुनको की बॉडी मिलने के 3 दिन बाद 2 अप्रैल 1989 को उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। जुनको जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उस दिन जुनको के ग्रेजुएशन ना कंप्लीट करने के बावजूद भी उसके माँ बाप को जुनको की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दी और उसे ग्रेजुएशन से नवाजा।
जिस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जुनको ग्रेजुएशन के बाद काम करने वाली थी, उस शॉप के ऑनर ने जुनको को वो यूनिफॉर्म भेंट की जिसे पहनकर जुनको उस शॉप पर काम करती। उस यूनिफॉर्म को बाद में जुनको के ताबूत में ही रख दिया गया। अगर जुनको के साथ ये सब नहीं हुआ होता तो शायद अगला दिन यानी 3 अप्रैल 1989 उसकी जॉब का पहला दिन होता। मगर अफसोस कि उन दरिंदों की वजह से ऐसा हो ना सका। जुलाई 1990 में टोक्यो की लोअर कोर्ट ने हिरोशी मियानो, जो कि इस क्राइम का लीडर था, उसे 17 साल की सजा सुनाई और बाकी तीनों, जो ओगुरा, नोबुहारू मिनाटो और यशुशी वटनाबे को 6-6 साल की सजा सुनाई। उसके बाद इन्होंने इस फैसले को टोक्यो की हाई कोर्ट में चैलेंज किया, पर टोक्यो हाई कोर्ट के जज रियोजी यानासे ने हिरोशी मियानो की सजा को 3 साल बढ़ाकर 20 साल कर दिया और बाकी तीनों की भी सजा को 6 साल से बढ़ाकर 9 साल कर दिया। उन्होंने अपने फैसले में ये भी कहा कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो जुनको फुरुता के इस दर्द को बयां कर सके। बाद में उन 2 पुलिस वालों को भी उनकी लापरवाही के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जो मिनाटो के घर तक पहुंचकर भी वापस आ गए थे और घर की तलाशी नहीं ली थी। मगर वाकई में जिस दरिंदगी के साथ एक 17 साल की लड़की को नोचा और खसोटा गया, मतलब पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई। न मालूम जुनको फुरुता ने वो नर्क से भी बदतर 40 दिन उन दरिंदों के बीच कैसे बिताए होंगे। बाद में जुनको के ऊपर कई किताबें लिखी गई, उसके ऊपर गाने और फिल्में भी बनाई गई। कोटो जापान में जिस जगह पर जुनको की बॉडी मिली थी, वहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया और उस पूरी जगह को एक वाकासो नाम के पार्क में तब्दील कर दिया गया। आप आज भी अगर जापान जाएं तो उस पार्क को देख सकते हैं। तो ये थी जुनको फुरुता की दर्दनाक कहानी। एक चीज़ और कि आप में से बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि मैं वीडियो बहुत लेट डालता हूँ।